अच्छा, ये आपने चेंजेस कर ली थी जो मैंने आपको बताई थी? जी मैम, मतलब मैंने उसको अरेंज किया अभी। और ये कि मैंने उसमें कोशिश की है कि जो चीजें मतलब आ रही है ना रेलेवेंट, जैसे वो था उसके मतलब वेट से रिलेटेड जो है वो अलहदा से हो जाए, जो इंटरवेंशन है वो एंड पे आ जाए। और वो जो इंटरवेंशन एंड पे, और उसके बाद अलावा पहले डाइट के साथ और फिर उसका फिजिकल एक्टिविटी के साथ। अच्छा चलिए एक्सप्लेन करें, इसको देख लेते हैं फिर अभी। ठीक है मैम। अच्छा, फर्स्ट में तो बस ये मतलब कि थोड़ा इंट्रो है उसका, कि जो मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसके अंदर मतलब एंड्रोजन लेवल्स है वो मतलब जो मतलब हॉर्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से जो मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, साइकिल प्रॉपर नहीं होता और सिस्ट बन जाते हैं। और इसके अलावा इसमें मतलब इसमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब इसमें ये होता है कि जो मतलब एंड्रोजन्स लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से फॉलिकल्स की जो है वो डेवलप नहीं होती और सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में, और प्रॉपर एग फॉर्मेशन नहीं होती और मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे। और फिर उसके बाद जो है अगला अगला ये था कि इसमें जो है प्रिवेलेंस बताई हुई है। उन्होंने रिव्यू किया था, मतलब एक ऑलरेडी रिसर्च को उन्होंने रिव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये देखा था कि जो 5 से 10% तक फीमेल्स हैं 18 से 44 एज तक, उनको पीसीओएस से मतलब से इफेक्टेड है वो। और उसकी वजह से मतलब वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा एंडो मतलब कॉमन एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी है और यूएस के अंदर। और उसके अलावा जो है मतलब जो वुमेन जो होती हैं जिन मतलब जो हेल्प लेना चाह रही होती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, वो मतलब ओबेसिटी या एक्ने और मतलब उनके पीरियड जिनके नहीं हो रहे होते या हेयर ग्रोथ के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, तो वो उनको अक्सर जो होता है ना वो मतलब डायग्नोज हो जाती है पीसीओएस से। और वुमेन विद पीसीओएस, और इसके अलावा इनको मतलब एंडोमेट्रियल कैंसर के रेट्स इनमें ज्यादा होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रेट ज्यादा होता है। डिस्लिपिडीमिया और टाइप 2 डायबिटीज का भी रेट इनमें ज्यादा होता है जिनको डायग्नोज हो जाता है पीसीओएस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। मैम थोड़ा अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो एक स्टडी जो है वो परफॉर्म मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी कम्युनिटी बेस्ड, और उसके अंदर भी प्रेवेलेंस ही ऑब्जर्व करनी थी। तो उसके अंदर हमारे पास जो थे 78 एडोलसेंट से, और यंग फीमेल्स जो थी वो मतलब 15 to 24 ईयर्स की उसमें थी। और ऑलमोस्ट 600 जो थी उन्होंने मतलब यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है, यानी मतलब उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो थे मतलब वो थोड़े स्कैन हुए थे। और और उनकी क्लिनिकल और बायोकेमिकल मतलब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और उनमें मतलब माइल्ड पीसीओएस जो था वो मतलब सब में बहुत ज्यादा प्रेजेंट था। और इसमें जो था हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी उनमें इंसुलिन बहुत ज्यादा थी, मतलब 19.2% जो लोग थे उसमें उन्होंने देखा था कि हाइपर इंसुलिनीमिया है। और जिनका मतलब ऑलरेडी पीसीओएस था उनके अंदर ऑब्जर्व किया। और जो ओबीज गर्ल्स थी पीसीओएस के साथ, उनको ये कि हाइपरटेंशन भी थी, और इसके अलावा उनके इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जो कि नॉन ओबीज थी लेकिन उनको पीसीओएस था। अच्छा रवि, मुझे एक चीज बताएं कि आप कह रहे हो कि इंसुलिन का लेवल भी हाई था और ग्लूकोज लेवल भी हाई था, तो ये दोनों चीजें एक साथ आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे किस तरह से होती हैं? ये होता है ना कि इंसुलिन बॉडी में बन तो रही होती है लेकिन वो प्रॉपरली ना ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो बिल्कुल। जिसकी वजह से दोनों के लेवल्स ज्यादा थे, मतलब ठीक है, इंसुलिन का भी और ग्लूकोज का भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे। उसके अलावा जो है इसमें जो है एक और मतलब कंक्लूजन क्या था, तो उसमें ये था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम जो है वो मतलब बहुत ज्यादा कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, मतलब आजकल स्पेशली जो 18 to 44 एज की जो वुमेन है यानी रिप्रोडक्टिव एज की उनमें। और जो है पीसीओएस को मोस्टली मतलब हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया से देखते हैं, लेकिन वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक जैसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। और इसके अलावा many of the metabolic difficulties that manifest PCOS become worse और जिनके अंदर मतलब मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस होती है ना पीसीओएस की वजह से, वो ओबेसिटी के साथ ज्यादा मजीद बुरी हो जाता है उनकी कंडीशन।
और इसमें लिखा हुआ है since some of these metabolic can occur in lean women with PCOS and therefore rightfully considered as intrinsic to PCOS। तो कुछ ऐसी भी लेडीज होती हैं जिसके अंदर ये सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लेकिन वो मतलब उनका वेट ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये PCOS होता है तो इसकी वजह से उनको ये वाली मतलब हार्मोनल इश्यूज होते हैं। और the results of obesity and other metabolic discussed as well। The metabolic disturbance PCOS lead to chronic, और इसकी वजह से जो metabolic यानी disturbances होती है ना, उसकी वजह से जो मतलब patients होती है ना, उनमें थोड़ी inflammation मतलब low grade inflammation उनमें होती है, और जिसकी वजह से एंड टू कार्डियोवास्कुलर तक इंक्रीज है और इसकी और इसी वजह से जो है उनको मतलब कार्डियोवास्कुलर का भी रिस्क ज्यादा होता है, जिसके और मतलब ब्लॉकेज हो सकती है जिसकी वजह से उनको मतलब सीवीडीज का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, आगे। और इसमें जो है उन्होंने मतलब डिस्कस किया हुआ है कि वेट बट पीसीओएस स्ट्रांगली लिंक्ड विद डाउनवर्ड। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब सिर्फ ओवरवेट के साथ नहीं लिंक होता, कि मतलब ये एब्डोमिनल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ भी लिंक होती है पीसीओएस। और इसमें जो मतलब अच्छी अप्रोचेस जो है ना इसको डील करने के लिए, वो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है या बैलेंस डाइट जिसमें न्यूट्रिशन आती है, जो कि एंडोक्राइन मतलब जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हेल्प करता है, और जो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर है उसको भी हेल्प करता है, और जो मतलब सीवीडीज का रिस्क है उसको भी जो है ना वो कम करता है। जैसे हमारे पास वेट अगर उसमें लॉस कर लेते हैं तो उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है इसमें। और करंट स्टडीज अलाउस टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट शुड, इसमें उन्होंने मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मतलब पीसीओएस से रिलेटेड स्टडी ना, तो उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की इनटेक है उसमें वो कहते हैं कि अगर थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दें तो उसको हम अच्छे से डील कर सकते हैं पीसीओएस को, जिसमें फैट जो है उसको मतलब हमें जो है या तो लेस देन या इक्वल टू 30% लेना चाहिए टोटल जो हमारी एक दिन की कैलोरीज होती हैं उसके अंदर। और जिसमें हमारे पास जो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए वो कम बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें हाई इंटेक ज्यादा होना चाहिए। फिर अगर ये जो 30% उन्होंने एक फिगर बताई हुई है, इसमें कौन से फैटी एसिड्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए? मैम इसके अंदर हमारे पास जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं? मैम इनके मतलब नट्स होते हैं जी। और ऑयल्स, मतलब इस तरह की चीजें, ऑलिव ऑयल जैसे। नट्स, सीड्स। आपने अच्छा, ये आपने सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा है? आपको कोई इस तरह के फंक्शनल फूड्स मिले होंगे जिसका लिंक जो है उन्होंने पीसीओएस के साथ बताया होगा? मतलब पीसीओएस को करने में मतलब हाँ, बढ़ाने में, कोई इस तरह के फंक्शनल फूड होते में हैं? मतलब पीसीओएस को बढ़ाने में तो वो मतलब जो होते हैं ना रिफाइंड कार्ब्स और डोनट्स और बेकरी आइटम, हाँ, ये हाँ। सारी और जंक फूड, ये सारी मतलब उसको ज्यादा करती हैं। नहीं नहीं रबे, फंक्शनल फूड वो होता है जो कि आपकी डिजीज को या तो क्योर करने में हेल्प आउट करता है या हम्म। उसको अरेस्ट करने में हेल्प आउट करता है, यानी कि उसको बेटर साइड पे लेके जाता है बंदे को, और डिजीज को प्रिवेंट करता मैम इसमें जो है ना मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो मतलब अच्छे कर लेते हैं तो वो काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फाइबर भी लेनी चाहिए, है। और इसमें मतलब ओमेगा 6 ओमेगा 3 फिश और इस तरह के ऑयल्स जो है तो वो लेने चाहिए। हम्म। और और इसमें अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हो ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसके लिए सिनेमन बहुत अच्छा होता है। आप सिनेमन उनकी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे स्पेयरमिंट टी। स्पेयरमिंट टी जी अगर वो दें तो एंड्रोजन लेवल जो है वो काफी हद तक कम होते हैं। ये मैं इंटरवेंशन स्टडी पढ़ रही थी, तो उन्होंने मेरे ख्याल है 60 या 40 डेज तक वुमेन को दी ये स्पेयरमिंट टी। ये मिंट की एक टाइप होती है स्पेयरमिंट। तो अब वो फिर उन्होंने जब दोबारा से उनके लैब रिपोर्ट्स किए तो उसमें एंड्रोजन लेवल जो था, जो टेस्टोस्टेरोन था, वो काफी हद तक कम था। और इसके जी मैम। अलावा जैसे फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इनके लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी जो फंक्शनल फूड्स है ना, वो भी आपको आपके माइंड में होना चाहिए। सो अगर आप डाइट प्लान दे रहे हो तो आप उनको भी ऐड करो।
बिकॉज अगर खाली हम ये कहते हैं ना कि ये वाले सीड ले लो तो ये बेटर हो जाएगा, तो वो काम नहीं करती जब तक आपका ओवरऑल डाइट नहीं ठीक होती, आपकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी नहीं ठीक होती। तो जो स्पेसिफिक फूड आइटम है ना, जैसे हम कहते हैं कि इसके लिए जो है आप क्या कहना चाहिए मुझे, कि जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप सिनेमन ले लो। आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है, आप कहते हैं कि आप चलें थोड़ा सा सिनेमन ले लिया करें टी में डाल के, और बाकी डाइट आप उसको असेस ही नहीं कर रहे हो, बाकी डाइट प्लान दे ही नहीं रहे हो, तो वो सिनेमन कभी भी काम नहीं करता। सो ये जो फूड आइटम्स होते हैं हमेशा तभी काम करते हैं जब ओवरऑल डाइटरी पैटर्न ठीक होता है। जी मैम। जैसे वेट लॉस के लिए हम डिफरेंट कहवा वगैरह देखते हैं कि कहवास बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी काम नहीं करते जब तक आपका पूरा जो है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती डाइट प्लान में। जी मैम। अच्छा जी, आगे। और इसमें जो है एक मतलब एक रिसर्च हुई थी जिसमें उसने क्या किया था कि एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी थी, और मतलब उनकी मतलब एनर्जी रिस्ट्रिक्ट की थी, और उनकी इम्प्रूवमेंट फर्टिलिटी में और उनका वेट लॉस करने के लिए, और बाकी जो मैनेजमेंट उसकी सिम्टम्स होती हैं पीसीओएस की, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए। और healthy energy shared in obese women with PCOS can fall in one of the most mandatory मतलब जो कहते हैं कि जो एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है ना, वो इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, मतलब किसी भी तरह के वेट लॉस प्लान से ज्यादा मतलब। और इंडेक्स और जो मतलब लोअर जीआई फूड्स होते हैं जिससे मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज नहीं आता, तो वो जो है ना वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को मतलब इम्प्रूव करते हैं जिनको पीसीओएस होता है उनमें। टू अ कन्वेंशनल हेल्दी ईटिंग डाइट मतलब एक नॉर्मल डाइट प्लान से अगर हम कंपेयर करें लो जीआई फूड्स को, तो वो मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी को मतलब क्योर करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। और small study that demonstrated high prevalence of PCOS in patients with eating disorders. High prevalence. उन्होंने बताया है कि मतलब जो पीसीएस जिनको डायग्नोज होता है वुमेन को, उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा है वो ज्यादा होता है। अच्छा वेल, आपने ये जो स्मॉल स्टडीज हैव डेमोंस्ट्रेटेड इसका रेफरेंस कहाँ पे है? स्मॉल स्टडीज का कि आप ये कह रहे हो ना कुछ और स्टडीज हुई जिन्होंने ये डेमोंस्ट्रेट किया कि जो पीसीओएस की प्रेवलेंस है उनमें जो ज्यादातर वो जो पेशेंट्स होते हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स उनमें ज्यादा होता है पीसीओएस के पेशेंट्स में। तो इसका इन स्टडीज का रेफरेंस कहाँ पे है? मैम ये ओवरऑल तो एक ही था, मतलब ना एक ही उसका पार्ट है, जो ऊपर मैंने राइटर मेंशन किया हुआ ना है तो उसी का पार्ट, ये उसी पैरा का है। नहीं, हाँ पैराग्राफ एक ही होगा बट ये स्टडी डिफरेंट है ना। ये केले का तो नहीं है, ये फाइंडिंग उसकी तो नहीं है ना, ये जो आपने 2003 केले लिखा हुआ है, ये उसी की मुझे फाइंडिंग। शायद उसने एनालाइज किया हुआ है, कहीं रिलेट किया हुआ है इसी चीज को, अच्छा, अगर तो क्योंकि उसने वो बात कर रहे हैं ना। ये ना रबेल, अगर उसने रिलेट की हुई है और उसने किसी और आर्टिकल से ये चीज उठाई हुई है तो आप फिर उसका ही रेफरेंस होगी, आप इसको कट कर दो, इसको किसी और पैराग्राफ में ले जाओ। तो मैंने ठीक आपको है। बताया था ना कि सिर्फ जिस बंदे की जो फाइंडिंग होगी आप सिर्फ वही लिखोगे उस पैराग्राफ में, या आप कुछ और लिख ठीक रहे हो तो आप रेफरेंस दोगे साथ में, है मैम। है ना। चलें आगे। और इसके अलावा जो थी एक और मतलब ना हुई थी मतलब एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने जो थी ना मतलब ये देखना था कि यूकैलियोटाइड्स आर ईदर enriched with monounsaturated fats are low in carbs would enhance insulin sensitivity and lower circulating insulin concentration। उन्होंने मतलब एक यूकैलोरिक डाइट दी थी जिसके अंदर हमारे पास मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा थे और कार्ब्स जो थे वो कम थे। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे मतलब फर्क पड़ेगा और क्या इंसुलिन के लेवल्स थोड़े कम आ जाएंगे मतलब ब्लड में। तो रिलेटेड टू अ स्टैंडर्ड डाइट अमंग लेडीज विद पीसीओएस, मतलब जो वुमेन होती है पीसीओएस में जिनको होता है उनमें ऑब्जर्व करना था। द पार्टिसिपेंट्स कंज्यूम 316 डे यूकैलोरिक डाइट्स व्हिच वर सेपरेटेड। अच्छा, इसमें ये था कि उनको मतलब 16 डे का यूकैलोरिक डाइट्स वो डाइट्स हैं जिसमें मतलब वो उसको जो डाइट जितना वो कंज्यूम कर रहे होते हैं ना
उतना ही वो उस एनर्जी को यूज भी कर रहे होते हैं, मतलब इक्वल होता है उनका ये वाला रेशो। तो इसके अंदर ये था कि वो ये डाइट को 16 डे उन्होंने फॉलो किया, और सेपरेटेड बाय 3 वीक वॉश आउट पीरियड, यानी कि 3 वीक वॉश आउट पीरियड, वो पीरियड जिसमें उनको कोई और थेरेपी नहीं दी जा रही थी, सिर्फ उनको मतलब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इस थेरेपी के लिए जो उनकी हो रही थी। और फ्रीक्वेंटली सैंपल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वाज ऑब्जर्व एट बेस लाइन एंड ईच डाइट वाज, मतलब जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और इस मतलब जो डाइट उन्होंने मतलब अरेंज की भी थी, और उन्होंने यानी कि जो लो कार्ब डाइट थी और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली डाइट थी वो उन्होंने फॉलो की, और इसमें a minimal reduction in dietary carb lowered the fasting and post challenge insulin concentrations। तो उससे ये हुआ था कि जब उन्होंने कार्ब की मतलब कार्ब की जो अमाउंट थी वो थोड़ी कम कर दी थी, तो उससे ये कि इंसुलिन कंसंट्रेशन पे काफी फर्क पड़ा था, और जिसकी वजह से उनकी एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव कंडीशंस भी जो है वो मतलब टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई थी। ठीक है। अच्छा, इनका कोई वेट पे इफेक्ट तो नहीं आया था ना, क्योंकि जो कैलोरिक डाइट है वो सिर्फ उनका वेट मेंटेन कर रही थी। मैम इसके अंदर जो था वो मतलब उनकी सिर्फ इंसुलिन सेंसिटिविटी को देखने के लिए मतलब ये था टेस्ट। सही है, ठीक है। बाकी इम्प्रूवमेंट आई उसके उसमें रिप्रोडक्टिव और उसमें एंडोक्राइन? जी मैम इसमें आई। ठीक है। अच्छा रवेद, उन्होंने जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या क्या चीजें दी थी आपको पता है? मैम मोनो अनसैचुरेट का मतलब, क्योंकि ये डाइट का उन्होंने बताया ना कि इसमें बस मोनो अनसैचुरेट ये दिए हुए हैं, या मतलब वो दिए हुए लो कार्ब्स, तो मतलब इतना ही इसमें मेंशन था। ठीक है, ठीक। आगे। अच्छा, इसमें एक और रिसर्च हुई थी, मतलब उन्होंने ये देखना था कि जो ओवरवेट होती है ना और ओबीस होती हैं, जिनको मतलब पीसीएस होता है गर्ल्स, तो उनके अंदर ये देखने के लिए ये स्टडी मतलब की थी। इसमें ये थे कि 33 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने चूज किए थे, और डाटा जो था वो उन्होंने मतलब इंटरव्यूज के थ्रू लिया था, और मतलब ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू उनसे डाटा कलेक्ट किया था, और मतलब नोट्स बनाए थे उसके, और फिर उसमें उन्होंने मतलब 3 कैटेगरीज ना बना ली थी, मतलब फूड मतलब जो फूड हैबिट्स थी ना उसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना ली थी। तो उसमें उन्होंने ये किया था कि पहली जो थी उसमें मतलब ज्यादा सॉल्टी फैटी फूड्स की थी, उसके बाद जो मतलब अनहेल्दी स्नैक्स लेते थे उनकी, और फिर उसके बाद जो हाई शुगर फूड्स लेते थे उनकी, और फिर सेकंड जो था जो मतलब हेल्दी, सेकंड लो कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड, हाँ लो लो इनटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी कम थी उनकी, फाइबर रिच फूड्स भी कम थे, और मीट बीन्स ये प्रोटीन्स वगैरह भी उनके सारे कम थे। और जो थर्ड ग्रुप था उसके अंदर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियरल हैबिट्स, जिसमें लैक ऑफ फोकस इन हैविंग, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज मील्स लेते थे, और इन अप्रोप्रिएट डाइटरी एंड फिजिकल एक्टिविटी, मतलब डाइटरी और फिजिकल कोई भी हैबिट्स उनकी अच्छी नहीं थी, और ये कि वो मील्स को स्किप करते थे। तो ये 3 कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी, और फिर उन्होंने जो फूड हैबिट्स की इमेज थी उसे प्रेजेंट किया, और जो थी ना ओवरवेट और ओबीस फीमेल्स जिनको पीसीएस था, तो उनको इंटरवेंशन फिर उन्होंने सजेस्ट की थी उनकी मतलब जो थी ना डाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो जो जो ले रही थी उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारी कैटेगरीज बनाई थी, ताकि वो मतलब उनको फूड इमेज उनका बेटर कर सके, और टू चेंज द डाइटरी पैटर्न कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीएस हेंस इम्प्रूविंग। तो इसके बाद जो ये था कि मतलब जो उन्होंने इंटरवेंशन फिर उनको सजेस्ट की उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उससे उनकी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो थी वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, ठीक है रबेल, आपने काफी अच्छा लिखा हुआ है इसमें ना, और आपको जो टर्म्स हैं उनका भी आइडिया है। इसकी फॉर्मेटिंग एक तो आप ठीक कर लेना, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना इसमें इतना नहीं होना चाहिए, इसको बैक स्पेस करना। ठीक है मैम। बस इतना काफी है, ये वाले जो 2 पैराग्राफ्स है ना, ये और ये इसी तरह, हम्म। इस तरह बस। और जो स्पेसिंग है वो आपने 1.5 रखनी है, कंट्रोल ए करके। और ये जो देखो ये जो एंड मोर, इसमें अगर ये इस तरह ब्लू आ रहा है तो आप इसको ठीक करते जाओ। ठीक है मैम, वो मैं कर लूंगी इसको ठीक। ठीक है, बाकी सही है। आपने मार्जिन जो है लेफ्ट साइड से 1.5 रखना है, बाकी तीनों साइड से आपने 1 रखना है। और आपने कितने लिखे हुए हैं रबेल?
बहुत थोड़े लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स ये कम थे क्योंकि उसमें से जो था ना, जो मैंने लास्ट लिखा था ना लिटरेचर रिव्यू, उसमें से क्योंकि कटिंग हुई थी और कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जिसका मुझे ना रेफरेंस नहीं मिला, तो फिर वो मुझे काटना पड़ा था, तो मैं फिर इसमें और डाल दूंगी। हाँ रवेल, इस पे ना काफी ज्यादा रिसर्चेस हुई हुई हैं, क्योंकि मैंने खुद भी, जैसे आप, मैंने आपको बताया ना, स्पेयरमिंट का, सिनेमन का, फ्लेक्स सीड्स हम्म। का, सनफ्लावर का, ये सारे भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है मैम, मैं ये देख के ना, ये डाइटरी में आती है ना सारी, तो मैं डाइटरी वाली देख के डाल दूंगी। हाँ उसमें डाल लेना, क्योंकि ये कम है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है बाकी मैम। ठीक है रवेल, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी दुरा, आप रह गए हो। जी मैम। ये बाकी लोग आए क्यों नहीं? अभी ये 4 बच्चों की लगा दूं अटेंडेंस? पता नहीं, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। इन्फॉर्म नहीं किया? मैंने बोला तो है ग्रुप में कि ज्वाइन करें। जी मैम, बच्चों ने नहीं इन्फॉर्म किया कि वो क्यों नहीं क्लास ले रहे। ये एब्सेंट ही मार्क होगी सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में मैं प्रेजेंट करूंगी, सेकंड में सिर्फ इन 4 बच्चों की लगेगी। ठीक है मैम। बल्कि 4 भी नहीं, आप लोग 3 हो। जी मैम। जस्ट एक, मुझे एक दफा इसका वो लेने दें पिक्चर। दुरा, स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम अभी नहीं हो रही, अभी वो पुराना ही खुला हुआ है किसी का। अच्छा एक सेकंड में देखती हूँ। जी मैम, अब आ गई है। चलो ठीक, स्टार्ट कर और दे। मैम पहला जो रिव्यू है मेरा, वो एक प्रोफेशनल स्टडी की गई थी इजिप्शियन स्टूडेंट्स से। फिर उनका एग्जामिन करना था स्ट्रेस का लेवल और उनका रिलेशनशिप, कि वो कौन कौन से फूड ग्रुप से ना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें 11 फैकल्टी से स्टूडेंट्स दिए गए थे, टोटल हमारे पास 2810 अंडर ग्रेजुएट्स थे, जिसमें ये सर्वे में ये असेस किया गया था कि उन्होंने फूड इनटेक पैटर्न्स को ना स्कोर करना था कि जो बच्चे अनहेल्दी फूड्स ले रहे हैं और कौन जो है वो हेल्दी फूड्स ले रहे हैं। अनहेल्दी वन स्वीट्स, केक, स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें थी। हेल्दी वन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। तो इस सर्वे में तो ये पता चला था कि जो मेन एंड वुमेन है वो दोनों जो है हाई, मतलब दोनों में स्ट्रेस का जो है वो है प्रेवलेंस उनकी ज़्यादा है। और वो एसोसिएट हुआ हुआ था कि वो लेस इनटेक कर रहे थे हेल्दी फूड, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो कंजम्पशन है वो उनकी कम कम हुई हुई थी। जिसमें लेकिन इनमें भी जो मेल्स में थी वो प्रेवलेंस जो थी ना ज़्यादा स्ट्रेस की थी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम कर रहे थे देन फीमेल्स। फीमेल्स फिर भी कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो था ना प्रेवलेंस वो हमारे पास मेल में थी। और इसके अलावा जो अनहेल्दी स्नैकिंग्स के साथ है ना, उनके साथ इतना लिंक जो था वो नहीं तो मिला स्ट्रेस था उसके साथ। अच्छा दुरा, एक चीज मुझे ये बताएं कि इस तरह से होगा कि लेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने की वजह से कुछ इस तरह से माइंड में चेंजेस आएंगे कि स्ट्रेस होगा, या इस तरह से है कि स्ट्रेस होने की वजह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम है? मैम स्ट्रेस होने की वजह से फूड वेजिटेबल की कंजप्शन कम। ठीक है, आगे। नेक्स्ट जो है जिसमें भी मेडिकल स्टूडेंट्स से किया गया था क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी। एक और चीज होगी, ये जो अभी आपने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम है, तो सिर्फ इसी फूड आइटम की, इसी ग्रुप की कम है, या ओवरऑल एपेटाइट डिक्रीज होती है? मतलब इस स्टडी में डिक्रीज होती है? क्या मतलब है? जी।
मुझे समझ नहीं लगी आपने क्या पूछा। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो अभी हमने पहली स्टडी डिस्कस की है उसमें आपने बताया ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजम्पशन कम होती है, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजम्पशन कम होती है या ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से उनकी एपेटाइट कम होती है? मैम सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कम हो रही है। अच्छा, उन्होंने बस यही दो चीजें इसमें एपेटाइट का नहीं बताया जी मैम। जी मैम, इसमें एपेटाइट का नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बस ये इस तरह फूड जो इंटेक थी ना, वो इन्होंने टू ग्रुप में डिवाइड कर दी थी कि कौन हेल्दी खा रहा है और कौन अनहेल्दी रह रहा है। तो सही इसमें है, हेल्दी वन जो थी वो कम हो रही थी। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे। जो नेक्स्ट स्टडी है वो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स पे की गई थी, और इसमें क्वेश्चनियर यूज किया गया था। क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडी थी जिससे स्ट्रेस को असेस किया गया था, उसकी सिवियरिटी को, और मतलब कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जो स्ट्रेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, यानी प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल में। फिर इनके हिसाब से जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो इनटेक था फूड का वो अफेक्ट हुआ था, क्योंकि ना मतलब वो ज़्यादा ले रहे थे ना कम रहे थे। और इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स उनको अफेक्ट किए थे फूड इनटेक से, वो ये था कि उनके ग्रेड्स जो थे वो नेगेटिव आ रहे थे स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल और एकेडमिकल स्ट्रेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से उनकी फूड इनटेक जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल है, ये क्या चीज़ है? मैम जो मैंने सर्च किया था उसमें था कि प्री क्लिनिकल में स्टूडेंट्स आ रहे थे जो मतलब उनको डिजीज से पहले अगर कोई सिम्टम्स जो थे अपीयर नहीं थे, वो इस तरह के थे कि जब उनको कोई डिजीज थी लेकिन कोई सिम्टम्स उनके अपीयर नहीं हुए थे इस तरह के। और स्टूडेंट्स जो को पैरा भी क्लिनिकल, आप स्टूडेंट्स भी कह रहे हो कि डिजीज का आप देख रहे हो, उससे आप लिंक कर रहे हो कि जिनको डिजीज नहीं थी? मैम ये मैंने वैसे ही जनरल जो था ना सर्च किया था, लेकिन इसमें तो यही होगा ना कि अगर मतलब वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ रहे हैं या वो उनको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे या नहीं। अच्छा, और पैरा क्लिनिकल में ये था कि वो मतलब किसी कॉज की वजह से या उसके साथ रिलेट हुए हैं, मतलब उनके सिम्टम्स जो थे वो अपीयर थे। अच्छा दुर्रा, इसको ना आप भी सर्च करना है, मैं भी इसको देखती हूँ कि क्या चीज़ है ना प्री क्लिनिकल और पैरा, और या मैं किसी से डिस्कस करके भी देखती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ये मुझे लगता है कि जैसे कोई डिसिप्लिन का है कि पैरा क्लिनिकल में और डिसिप्लिन आएगा, प्री में और आएगा, या मे हो भी सकता स्ट्रेस से लिंक होता हो कि स्ट्रेस से उन्होंने स्ट्रेस से रिलेटेड का हो। है जी मैम। हाँ, आगे। नेक्स्ट आर्टिकल। हम्म। अब देखो उन्होंने ये जो लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन द पार्टिसिपेंट्स वर एक्सट्रीमली स्ट्रेस, तो ये कौन से ग्रुप की बात की हुई है उन्होंने? मैम आगे से ओवरऑल उन्होंने बताया था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो स्ट्रेस आउट थे, हम्म। क्योंकि उनमें एकेडमिक स्ट्रेस जो था ना वो ज़्यादा था, मतलब एकेडमिकली वो ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जिसकी वजह से सारा मतलब वो डिस्टर्ब हुए थे और उनकी कंजम्पशन ऑफ फूड भी डिस्टर्ब थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। नेक्स्ट जो रिसर्च की रिव्यू था उसमें ये था कि असेसमेंट यूज की गई थी ये इवेल्युएट करने के लिए कि जो परसीव स्ट्रेस है और जो अनप्लेजेंट लाइफ इवेंट है वो किस तरह कनेक्ट हो रहे थे उनके ईटिंग बिहेवियर से। ठीक है। तो इसमें जो था ये इडियट टीनेजर्स ले गए थे, और इनमें स्टडी किया गया था कि वो नेगेटिव फीलिंग के साथ बहुत करते थे, लेकिन जो था वो बहुत मतलब पुअर ईटिंग बिहेवियर्स थे। उन्होंने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ साथ पुअर ईटिंग बिहेवियर्स को कॉप किया हुआ था, मतलब वो उनकी पुअर इनटेक हो रही थी। तो ठीक। इसमें ये था कि वो डिपेंड हो रहा था पीपल पे कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को साथ वो डील कर रहे हैं और इनटेक किस तरह है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट।
नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को क्रॉस सेक्शनल स्टेबिलिटी में एसोसिएशन ये लिंक था बिटवीन स्ट्रेस और मील सिलेक्शन हैबिट्स बाय जेंडर। इसमें जेंडर स्पेसिफाई कर दिया था उन्होंने कि मेल्स क्या लेते हैं ज़्यादा, किस तरह का जो है वो मील सिलेक्ट करते हैं और फीमेल किस तरह की करती है। तो इसमें क्वेश्चनियर के थ्रू ये असेस किया गया था जिसमें से उनके सोशल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और स्ट्रेस को मेजर किया गया था और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर यूज किया गया था। इसमें ये था कि जो मतलब जितने स्टूडेंट्स थे उसमें था हाफ इंडिविजुअल की स्ट्रेस आउट थी, लेकिन जो फीमेल्स थी ना उनका रेट हमारे पास ज़्यादा था कि वो ज़्यादा सफर कर रही थी, तो परसेंटेज वो कम थी। और मेल सिलेक्शन में भी वो जो फीमेल्स में ज़्यादा थी वो रेट था उनका बहुत ज़्यादा। अच्छा दुर्रा, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि मील सिलेक्शन का उन्होंने एसोसिएशन देखा हुआ है स्ट्रेस के साथ, तो इसके कंक्लूजन में उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग स्ट्रेस फीमेल किस तरह का मील सिलेक्ट करती हैं और मेल किस तरह का मील सिलेक्ट करते हैं? मैम इनमें बस यही बताया हुआ था कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है ना पूरे फूड चॉइसेस जो थे ना वो ले रहे थे, लेकिन स्ट्रेस का रेट फीमेल्स में ज़्यादा था, लेकिन जो पुअर इनटेक हो रही थी वो मेल में ज़्यादा दोनों। अच्छा, ये ना एक दफ़ा दोबारा देख लेना, क्योंकि यही मैं चीज़ देख रही हूँ कि फीमेल में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मेल। तो फिर अगर क्रिएट कर रहे हैं कि स्ट्रेस को मेल सिलेक्शन हैबिट के साथ, तो फिर इस तरह से होना चाहिए ना कि फीमेल को ज़्यादा उनकी पुअर चॉइसेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेल। जी मैम ठीक है, मैं देख रही हूँ। हाँ, इसको देख लेना एक दफ़ा। चलें ठीक है दुर्रा, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मैं मेथोडोलॉजी डिस्कस करूँगी। आप सब लोगों ने लिख लिया चैप्टर 3? नहीं मैम आज स्टार्ट करूँगी। आज लिख लेना और मुझे मेल करना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं मेंशन करूँगी। कोई भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लोग डिस्कस कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।